देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। दोस्तों, आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी में घटी एक खौफनाक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हुआ कुछ यूँ था कि उस वक्त मैं 12वीं क्लास में था और वो साल सन 2017 की थी। उस वक्त मैं 18 साल का था। दोस्तों, उस वक्त शीतकालीन की छुट्टियां चल रही थी और मैं अपने मामा के यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ था। तो मुझे अगले ही दिन खबर मिली कि हमारे स्कूल कल से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी घर पर पहुंचना था। फिर उसी दिन मैंने अपने घर जाने का फैसला किया और अपने मामा को मुझे छोड़कर आने को कहा। मेरे मामा ने कहा, बेटा आज रुक जाओ, कल चले जाना। मगर मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने कहा, नहीं मामा, मेरे स्कूल लगने वाले हैं और इस साल मैं बोर्ड में हूँ, तो अगर मेरी पढ़ाई छूट गई तो बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ेगी। यह बोलकर मैंने मामा को किसी भी तरह मना ही लिया था। फिर मेरे मामा ने कहा, तुम्हें पवन छोड़ आएगा। पवन, जो कि मेरे मामा का बड़ा लड़का था और मैं भी उसी के साथ जाना भी चाहता था। मेरे मामा ने पवन से कहा, तुम और अंकित आज शाम को ही चले जाना और फिर रात को तुम अपनी बुआ के पास रुक जाना और फिर कल सुबह तक वापस घर पर आ जाना। यह बात मुझे भी कहीं ना कहीं ठीक ही लगी और फिर मैं और पवन रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास घर से निकले। थोड़ी देर हो गई थी मगर हमें टाइम नहीं मिला कि हम जल्दी से घर से निकल पाएं। फिर हम लोग बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गए। मेरा घर राजस्थान के एक छोटे से गांव में पड़ता था, जहां से लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। रास्ता तो ज़्यादा लंबा नहीं था और मेरा गांव भी जयपुर के अंदर पड़ता था, जो कि एक छोटा सा गांव था। अभी हम लोग शहर में पहुंचे और शहर में पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा सामान खरीदा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। मगर बची हुई दुकानों से मैंने थोड़ा सामान लिया और फिर हम दोनों हमारे घर के लिए रवाना होने लगे। तभी मेरे मामा के लड़के यानी कि पवन ने मुझसे कहा, अरे यार, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है क्या? जिस पर मैंने उसे बताया कि एक रास्ता तो है, लेकिन कहते हैं कि वह रास्ता हॉन्टेड है। मेरे मामा का लड़का यानी कि पवन ऐसी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने मुझसे पूछा, कहाँ से जाता है वो रास्ता? तब मैंने उसे उस रास्ते के बारे में बताया। उसने बिना कुछ सोचे समझे हमारी बाइक को उस रास्ते की तरफ मोड़ लिया। उस वक्त मैं उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, मगर वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वह मुझसे बड़ा भी था, इसलिए मैं उससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। फिर हम लोग उसी रास्ते पर चलने लगे और मैं तभी भगवान का नाम जपने लगा और वह मुझ पर हंसे जा रहा था कि तुम जैसा डरपोक मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर हम दोनों उस रास्ते को पार करने लगे। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे अलावा बाइक के पीछे कोई और भी बैठा हुआ है। जब मैंने पीछे पलटा तो मुझे कोई नहीं दिखा। चारों ओर बस सन्नाटा बिखरा हुआ था। पवन को तो मानो उस हाईवे का खौफ और डर ही नहीं लग रहा था। वो तो निडर होकर बाइक ड्राइव कर रहा था और मैं डर से कांपे जा रहा था। तभी मुझे सामने से ऐसा लगा कि कोई बहुत ही तेजी से उस रास्ते को काटकर गुजरा हो। फिर मैं पवन के सामने बहुत गिड़गिड़ाया कि हमारी बाइक को हाईवे की तरफ ले ले, मगर वह मेरी बात कहाँ मानने वाला था। उसे तो बस मुसीबत मोल लेनी थी। फिर हम दोनों मेवाड़ी हाईवे के पास पहुँचे तो वहाँ पर हमें लगभग 100 मीटर की दूरी के आगे कोई खड़ा हुआ दिखा। उसके हाथ में सफ़ेद सफ़ेद कुछ था। फिर जब हम उसके करीब गए तो हमने देखा कि वह एक 18 से 20 साल की नौजवान लड़की थी। उसकी खूबसूरती देखकर पवन की आंखें तो उस पर एकदम से टिकी ही रह गईं और मैं भी उसे घूरने लगा था। अभी हम दोनों उसे देख ही रहे थे कि तभी उसने हमसे कहा, मुझे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे गांव में जाना है। जिस पर मेरे पवन भैया ने उसे अपनी बाइक पर बैठने को कहा, मगर मैंने उन्हें बहुत मना किया, पर उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और उस लड़की को बाइक पर बिठा लिया। बावजूद ये जाने की इतनी रात वो लड़की यहाँ पर क्या कर रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने बताया कि
दरअसल उसकी स्कूटी जिसका टायर पंचर हो गया है और वह अपने दोस्त के यहाँ ट्यूशन करती है और इसलिए रात को यहाँ से अक्सर जाती रहती है। उसे जाते जाते रात के 10:30 बज जाते हैं। अभी हम लोग 5 से 7 मिनट और बाइक से चले ही थे कि तभी उस लड़की ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी ठंड महसूस होने लगी। फिर जब मैं पीछे पलटा तो मेरी चीख निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि वह लड़की अपनी मुंडी 3 या 4 बार पीछे करके वापस घुमा रही थी। यह देखकर तो मेरे पसीने छूटने लगे और तभी पवन ने एकदम से बाइक को ब्रेक लगा लिया। जब उसने ब्रेक लगाया तो मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरते ही उस लड़की ने पवन का गला एकदम से पकड़ा और फिर उसे घसीटने लगी, जिस वजह से बाइक भी नीचे गिर चुकी थी। फिर वो पवन को घसीटते हुए आगे लेकर जाने लगी, जहाँ से एक सुनसान जंगल पड़ता था। मगर मैं उसके पीछे भागा और जाकर पवन भाई के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ने के बावजूद भी उसे वो इस तरह से घसीट रही थी मानो हम बहुत ही ज़्यादा हल्के हो चुके थे। उसे हम दोनों को घसीटते देख मैं हैरान हो गया। ये तो साफ था कि वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह या तो कोई बिच्छल परी थी या फिर कोई चुड़ैल। और फिर पवन भाई जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। उस समय रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और रास्ता भी पूरा का पूरा सुनसान था। चारों ओर कुछ नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से हमारी चीख सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। मेरे हाथ पैर पूरी तरह से छिल चुके थे, साथ ही मेरे पैर में बहुत ही जोर की चोट भी लग चुकी थी, जिस वजह से मैं भी जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। अभी हम लोग कुछ दूर घसीटे हुए आ ही थे कि एक बाइक की रोशनी हमारे ऊपर पड़ी। तभी वो लड़की या फिर यूं कहें कि वो चुड़ैल एकदम से रुक गई। उस बाइक वाले ने जैसे ही हमारी ये दशा देखी कि उसने अपनी बाइक तुरंत ही वापस मोड़ ली और वहां से वो तुरंत ही चला गया। मगर वो लड़की फिर से हमें घसीटने लगी, पर इस बार वह हम दोनों को घसीटते घसीटते एक झोपड़ी में ले आई। वह झोपड़ी बहुत ही बुरी तरीके से सड़ रही थी, चारों तरफ बदबू आ रही थी। और तभी उस लड़की का चेहरा एकदम से बदलने लगा और अब वो खूबसूरत सी लड़की एक बुढ़िया के रूप में बदल चुकी थी। अब उसके चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी और अब उसका चेहरा बहुत ही कटा फटा और फूला हुआ था। तभी मैं समझ गया था कि ज़रूर ये कोई खतरनाक चुड़ैल है। फिर मैंने पवन को कहा, मैंने तुम्हें मना किया था कि इस रास्ते से मत चलो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब इसका अंजाम देख लो। फिर वो बुढ़िया हमें उस झोंपड़ी के अंदर बंद करके चली गई। हम जितनी कोशिश कर लें पर वहां से निकलने में असमर्थ थे। फिर हम लोग कई देर तक उस झोपड़ी में ऐसे ही पड़े रहे और फिर कुछ देर बाद वो बुढ़िया यानी कि वो चुड़ैल फिर से वहां पर आ गई और इस बार उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा चाकू था, जिसे वह लगातार अपने हाथ पर घसीटे जा रही थी। फिर उसने अपना चाकू पवन की तरफ उठाया और उसका एक अंगूठा काट दिया। मेरा भाई पवन इतनी बुरी तरीके से दर्द से चीख रहा था कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अब तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उस चुड़ैल को अभी जाकर ख़त्म कर दूं, मगर यह सब मेरे बस की नहीं थी। फिर उस चुड़ैल ने मुझको पकड़ा और फिर मुझे वहीं पर ले जाकर एक खंबे के पास रस्सी से बांध दिया। बांधने के बाद मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर उसने अपना चाकू मेरे पवन भैया के गर्दन पर लगाया। अभी वो उसकी गर्दन में चाकू घुसेड़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज़ आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग इस तरफ दौड़ते हुए आ रहे हों। और फिर जब मेरे भैया जोर जोर से चिल्लाने लगे तो उस चुड़ैल ने उस झोंपड़ी का दरवाज़ा एकदम से बंद कर दिया और फिर वहाँ पर बहुत ही जोर का धुआं उठने लगा और फिर हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब हमारी आंखें खुली तो हमने पाया कि अब हम दोनों उस झोंपड़ी के बाहर हैं, मगर वह झोंपड़ी अब वहाँ पर नहीं थी। दरअसल इस वक्त हम एक जंगल के अंदर पड़े हुए थे, जहाँ पर एक चूल्हा जल रहा था और उसके पास
वो चुड़ैल बैठी हुई थी। रात काफ़ी थी, इसलिए हमें कुछ साफ साफ दिख भी नहीं रहा था और मेरा भाई अब बेहोशी की हालत में अभी भी गिरा हुआ था। बात तो साफ है कि आज यह चुड़ैल हम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। मगर तभी मैंने पवन भैया के हाथ पर अपनी शर्ट को फाड़कर उनके अंगूठे पर एक पट्टी बना दी ताकि उसके अंगूठे से खून ना निकले, क्योंकि वह चुड़ैल हमें खून से ही सूंघकर कहीं से भी ढूंढ कर निकाल सकती थी। मैंने अपने पवन भैया को किसी तरह होश में लाया और फिर मैंने उसे भागने के लिए कहा, मगर उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह भागना तो दूर, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने किसी तरह उनकी हिम्मत बढ़ाई और उन्हें खड़ा किया और फिर हमारे सामने यह एक चुनौती थी कि अब हमें किसी भी तरह से उस बुढ़िया चुड़ैल को किसी और काम में भटकाना था। इसलिए मैंने 3 या 4 पत्थर लिए और उसके विपरीत दिशा में जोर से फेंक दिए। उनकी आवाज़ सुनकर वह बुढ़िया एकदम से खड़ी हो गई और उसी वक्त मैं और पवन भैया बेहोश होने का नाटक करने लगे। उसने एक नज़र हम पर डाली और फिर एक ही पल में वो गायब हो गई और यही मौका देखकर मैं और मेरे पवन भैया एक रास्ते की तरफ भागने लगे। हमें नहीं पता था हम किस रास्ते की तरफ भाग रहे थे, पर हम भागते ही रहे। अब हम काफ़ी दूर आ चुके थे। तभी हमें कुछ बल्ब जैसा दिखाई दिया। फिर हम दोनों वहाँ पर पहुँचे तो हमने पाया कि वह हमारे गांव के रामू काका का मकान है। फिर हम दोनों उनके मकान के पास गए और फिर हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया। तभी हमें पीछे से एक आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? जब हम लोग पीछे पलटे तो हमारी सांसें एकदम से रुक गईं। दरअसल हमने देखा कि वही चुड़ैल हमारे पीछे खड़ी है। यह देखकर तो मेरे पसीने छूटने लगे और तभी मेरा पवन भाई बेहोश हो गया। अभी उस चुड़ैल ने मेरे पवन भैया को फिर से छूने की कोशिश की, मगर इस बार रामू काका अपने घर से बाहर आ गए और फिर रामू काका ने एक जलती हुई आग की लकड़ी को उसकी तरफ फेंक दिया। लकड़ी फेंकते ही वह चुड़ैल जोर से चिल्लाने लगी और फिर वहां से पीछे हटने लगी और फिर पीछे हटकर एकदम से गायब हो गई। वो चुड़ैल तो अब वहां से गायब हो चुकी थी, पर मेरे पवन भैया के अंगूठे का जख्म गहरा हो रहा था। तभी मैं उन्हें तुरंत ही उसी वक्त अस्पताल ले गया। मेरे पवन भैया का ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन सफल हो गया, मगर इस घटना को हम कभी भी जिंदगी में भुला नहीं पाए। फिर रामू काका को मैंने सारी बात बताई। तब जाकर रामू काका ने हमें बताया कि दरअसल बेटा एक वो चुड़ैल है जो कि पहले एक औरत हुआ करती थी। गांव में वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर गांव के सारे लोग मर मिटने को तैयार रहते थे। कुछ वक्त बीता और उसका पति एक सरकारी कर्मचारी था। यह वजह थी कि वो एक हफ्ते में 2 दिन ही घर पर आता था। एक रात की बात है, देर रात शायद वो औरत बाहर से लौट रही थी। हाईवे से लौटते वक्त उसे कोई गाड़ी या रिक्शा नहीं मिल रहा था। गांव वालों में से एक आवारा लड़का जिसका नाम जयस था, जयस उस रात उसी रास्ते से गुजर रहा था। जयस हमारे गांव का एक बहुत ही बुरा लड़का था, मगर वह औरत उसके इस कारनामे से बिल्कुल अनजान थी। जयस अपनी बाइक लेकर उसके पास पहुंचा और फिर उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया और फिर अपने गांव की तरफ चलने लगा था। उसने कुछ दूर आगे जाने के बाद बाइक रोक ली और तभी उस औरत को उतारते हुए कहा कि बाइक का टायर पंचर हो गया है, मगर उसकी नीयत बहुत खराब थी। तभी जयस ने उस औरत का हाथ पकड़ा और फिर उसने शायद दवाई का एक रुमाल उसके मुंह पे लगा दिया, जिससे शायद वो बेहोश हो गई। और फिर जयस ने उसके साथ क्या क्या किया ये किसी को नहीं पता और फिर उसे वहीं उस ऊंचे हाईवे के पुल से नीचे गिरा दिया ताकि लोगों को लगे कि उस औरत का एक्सीडेंट हुआ है। मगर गांव वालों में से एक आदमी अनिल छुपते छुपाते उसकी यह सारी घटना देख रहा था और फिर उसने गांव वालों को इस बारे में बता दिया। गांव वाले तो जयस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि वह एक बड़े और खानदानी परिवार का लड़का था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जयस का भी वही हाल हुआ जो उसने उस औरत का किया था। दरअसल जयस उसके लगभग 10 दिन के बाद उसी हाईवे से ठीक उसी पुल से नीचे गिरा
और कटा-फटा मिला, जिससे यह साफ हो गया था कि वह औरत अब एक चुड़ैल का रूप लेकर हाईवे से गुजरने वालों को अपना शिकार बनाती है। और उसके बाद से ही गांव में रात में जाने वाले नौजवान लड़कों को और आदमियों को वो चुड़ैल अपना शिकार बना लेती है। इसलिए उस जंगली हाईवे के रास्ते से रात में कोई आता जाता नहीं। वो औरत आज भी गांव के नौजवान लड़कों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है, अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर, और फिर उन्हें काटकर उनका खून चूस लेती है, जिससे वो फिर से नौजवान और खूबसूरत बन जाए, फिर और सारे लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार सके। उसकी कोशिश ये है कि वह इस गांव में एक भी नौजवान लड़के को जिंदा नहीं रहना देना चाहती। मगर गांव वालों ने उसे शांत करने के लिए हमारे गांव में एक पूजा करवाई थी, जिससे वो हमारे गांव के अंदर नहीं आ सकती थी। मगर वो चुड़ैल उस हाईवे के ऊपर भटकती फिरती है। खैर उस दिन हम दोनों किसी भी तरह से वहां से बचकर निकल गए। मेरे मामा के बेटे का अंगूठा तो नहीं रहा, मगर उस रात की वो यादें आज भी हमारे जख्मों के ऊपर ताजा घूमती हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारा दोस्त या फिर हमारा अपना कोई अगर हमें किसी चीज़ के लिए मना कर रहा हो तो हमें उस चीज़ के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। हमें उस चीज़ के लिए पहले सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अगर उस दिन पवन मेरी बात सुन लेता तो शायद आज उसे वो जख्म नहीं मिलता। मगर आज पवन एक अच्छी जॉब कर रहा है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहा है। फिर उसके बाद आज तक हमारी फिर कभी हिम्मत नहीं हुई इस तरह किसी सुनसान हाईवे से गुजरने की, और ना ही कभी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।